हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शीना गुप्ता फ्रॉम कॉमर्स पाठशाला। बेटा आज हम कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज फ्रॉम योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक डिमांड, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब चीजें पढ़नी है इन योर माइक्रो। तो जिस बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डू वॉच दैट बिफोर सीइंग दिस वीडियो, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, सो कॉस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल वर्ड है, बेसिक है, उससे पूरा चैप्टर बन गया है। तो एक्चुअली में कॉस्ट होता क्या है? व्हाट इज कॉस्ट? लागत। लागत क्या होती है? कॉस्ट क्या होता है? यार मैं जब भी कुछ ना कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, कुछ ना कुछ चीज बना रही हूँ, फ्री में तो नहीं बन जाएगी ना। इफ आई एम प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग दिस मार्कर, फ्री में बन जाएगा? कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा ना इसके ऊपर, यानी मुझे कुछ ना कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी ना इसके ऊपर, तब जाके आगे बिकेगा और मेरे को इनकम आएगी, प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू आएगा, है ना, तभी होगा ना। तो यानी कि कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी इसके ऊपर। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा होता है, दैट इज कॉस्ट। किसी भी आउटपुट को, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा लगता है, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, दैट इज कॉस्ट। दैट इज माय कॉस्ट। क्या मेरे को कितना खर्चा लग रहा है इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, वो होता है कॉस्ट। सिंपल है, बिल्कुल बेसिक इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन, दैट टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज अ कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो दो प्रकार की होती है। एक जो दिखती है, एक जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक जो दिखती है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आंखों में दिखती है, जेब से जाती हुई दिखती है, पैसा जेब से जाता हुआ दिखता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है लेकिन दिखती नहीं है, यानी कि कॉस्ट होती है लेकिन दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? एग्जाम्पल लीजिए इम्प्लिसिट कॉस्ट का, उसके बाद इसकी ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको समझेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि यार मैं अपने लेबर को वेजेस दे रही हूँ, मैंने कोई बिल्डिंग पे वो बना रखा है, अपना फैक्ट्री बना रखी है, बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, तो रेंट दे रही हूँ हर महीने का। जो भी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ, रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, जो मर्जी, जो मेरी जेब से जाता हुआ दिख रहा है, मुझे इतना पैसा लग रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वहीं पर दूसरे हाथ पे लोग, यार इलेक्ट्रिसिटी का बिल हाँ जी पे कर रही हूँ, पानी का बिल, लेबर का, सब कुछ पे कर रही हूँ, लेकिन जो बिल्डिंग है ना वो मेरी खुद की है, रेंट नहीं पे कर रही मैं। ठीक है, क्यों? मैंने खुद ओन कर रखी है, खरीद रखी है बिल्डिंग को, रेंट पे नहीं कर रही। तो ये जो रेंट है, ये कैलकुलेट तो नहीं करूंगी ना हर महीने की कॉस्ट में कि यार हर महीने मेरा बिजली का बिल लग रहा है, पानी का बिल लग रहा है, लेबर का जो पैसे हैं वो जा रहे हैं, वेजेस वगैरह, लेकिन रेंट नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि यार रेंट दे कर रही हूं मैं, मेरी खुद की बिल्डिंग है, लेकिन वो कॉस्ट लगती है, रेंट वाली कॉस्ट लगती है, जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। खुद से मैंने बिल्डिंग सप्लाई करी है, कैसे खरीद रखी है उसको, मैंने घर पे बना लिया, मेरा गोडाउन पहले से ही था, पापा का था, मम्मी का था, व्हाटएवर, तो मेरा खुद का है वो, तो मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ रहा। दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। वो भी इम्प्लिसिटली जो होती है लेकिन दिखती नहीं है, वो भी कॉस्ट है, उसको भी हम इम्प्लिसिटली कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है, जो बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वो कहेंगे मैम हम तो कभी नहीं देते इस तरीके से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन बुक कभी भी कैलकुलेट नहीं होती है कॉस्ट। लेकिन एक्चुअली में तुम ये सोचो, अगर बिल्डिंग तुमने ओन नहीं कर रखी होती तो रेंट पे करते ना, तब तो रेंट पे करते ना, तो इट इज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। थियोरेटिकली बता रहा है वो बेसिकली। ठीक है, हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते इसको, थियोरेटिकली वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का हमें डिफरेंस बता रहा है कि दो टाइप की कॉस्ट होती है। एक तो तुम सबको दिख रही है, एक जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। अब एक बात बताओ, लेबर है, वेजेस दे रही हूँ उसको, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा ऑफिस बहुत छोटा सा था, सपोजिंगली मेरा बुटीक का काम था, छोटा सा ऑफिस था, मैं खुद ही स्टिचिंग कर लेती थी, खुद ही डिजाइनिंग कर लेती थी, सब कुछ खुद कर रही हूँ, खुद को तो वेजेस नहीं दूंगी ना, खुद को वेजेस नहीं दूंगी तो महीने की इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही हूँ, रेंट पर खरीद रखा है छोटी सी शॉप, रेंट पे कर रही हूँ, लेकिन वेजेस इंक्लूड नहीं करूंगी एक्सपेंस में। क्यों? मैं खुद ही तो काम कर रही हूँ, तो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, खुद ही काम कर रही हूँ, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। ठीक है, एक आप, ये तो बिजनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, एक बिल्कुल अपने से लिंक होता हुआ एग्जाम्पल देखो आप। सपोजिंगली आई वांट टू पार्टी,
मुझे पार्टी करनी है, ठीक है। सो मुझे पार्टी थ्रो करना है, सो कहाँ करे। तो मेरे दो फ्रेंड्स थे, जैसे सपोजिंगली मुझे पार्टी थ्रो करना है और एक और फ्रेंड है XYZ दूर के रिलेशन में, उसका भी बर्थडे है, मेरा भी बर्थडे है, मेरे एक फ्रेंड सर्कल अलग है, उसके फ्रेंड सर्कल अलग है, मुझे पार्टी थ्रो करना है, उसको भी एक पार्टी सेम डे थ्रो करना है। तो क्या हुआ, वो बाहर गई, उसने हॉल बुक किया, उसने सिर्फ और सिर्फ हॉल बुक किया, और हॉल इस तरीके से था कि वो कह रहे हैं कि अगर आप खाना वगैरह लेते हो तो उसका चार्ज अलग है, विदाउट फूड अपना खुद का है, जैसे आपको एक एरिया मिल जाएगा फॉर 2 to 3 आवर्स, आपको जो उसमें डीजे अलग से होगा अगर आपको लगवाना है, सब कुछ अलग से है। हॉल का जो रेंट है फॉर 2-3 आवर्स वो आपका 2 से 3,000 2500 लगा लेते हैं, या 3000 जो भी, चलो वो आपका 3000 है। 2 से 3 घंटे की पार्टी जिसमें फूड अलग से है, अगर लेना है तो कॉस्ट लगेगी, चलो जो लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ उस बेसिकली बिल्डिंग का देख रहे हैं रेंट, ठीक है। डीजे लगवाना है तो अलग से लगेगा, तो सिर्फ बिल्डिंग के 2-3 घंटे को लेने के लिए उस हॉल की कॉस्ट कितनी है, 3000। वहीं पर मैं देखने के लिए गई तो मम्मी ने मुझे कहा, बेटा अपना घर इतना बड़ा है, क्या तुम बाहर देख रहे हो, ये जो घर में जो हॉल है फर्नीचर को थोड़ा खिसका देंगे, बढ़िया हॉल बन जाएगा, जो सामने वो हॉल उससे 3000 का खरीदा है ना, उससे बड़ा हॉल बन जाएगा घर में, यहीं कर लो पार्टी, मैं सजा दूंगी, ऐसे पता नहीं चलेगा तुम्हें। मैंने कहा अच्छा सच में, पक्का लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भैया कुछ अलग ही है पार्टी, अरे तुम टेंशन ही ना लो, क्या वो स्नैक्स बनाएंगे जो मैं बना दूंगी, ऐसे मम्मी ने बोला, ठीक है। मम्मी लोग थोड़ा लगता है ना जुगाड़ में कि यार कैसे पैसे बचाकर मैं कर लूं, कोई नहीं मैं कर लूंगी, मम्मी लोग ऐसे करते हैं ना ज्यादातर, तो मम्मी ने कहा मैं कर लूंगी, कोई नहीं तुम टेंशन ना लो, इसको फर्नीचर वगैरह को ऊपर वाले उसमें शिफ्ट कर देते हैं और ये पूरा हॉल तुम्हारा तैयार हो गया। तो एक बात बताओ, उसने 3000 का हॉल खरीदा फॉर 2-3 आवर्स, 3000 वो पूरे पार्टी के, सपोजिंगली फुल पार्टी में उसके 15,000 स्पेंड हुए, तो 3000 वो लिखेगी किसका है, हॉल का। मेरी पार्टी में भी 15,000 या सपोजिंगली सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम, खाना वहीं से मंगाया, डीजे वहीं से करा, लेकिन मैंने घर पे किया, तो मेरा क्या हो गया, सिर्फ 12,000 का रेंट में, 12,000 का एक्सपेंस में लिखूंगी, क्योंकि 3000 हाउस की कॉस्ट नहीं लगाऊंगी। तो वो क्या हुआ, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, मैंने खुद से अपने ही घर में पार्टी कर ली, तो वो 3000 रुपए बचा लिए, वो बचा तो लिए ऑन बुक, लेकिन इम्प्लिसिटली वो भी कॉस्ट होती है, जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। डाउन द लाइन कॉस्ट एक तरीके से होता है ये, जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। हाँ, ज्यादा नुकसान नहीं है आपका, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने वो चीज खरीद ली है, सो लेकिन वो कॉस्ट होती है कि अगर नहीं होता तो कितना कॉस्ट लगता, 3000, तो दैट इज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे एक और एग्जांपल लें, सपोजिंगली आई वांट टू गो टू शॉपिंग, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, तो मैंने कैब कर ली, शॉपिंग करी 1000 रुपीज की, एंड कैब मैंने कर ली थी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब बेसिकली कैब ने लिए 200 रुपए, मॉल में गई, शॉपिंग करी 1000 की, घर आई, आज 1200 रुपए फूक गए मेरे, 1000 रुपए की शॉपिंग, 200 रुपए की कैब, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जेब से 1200 रुपए गए। नेक्स्ट डे जब मैं गई बाहर कैब बुक करने निकली थी, तो क्या हुआ, एकदम मेरे फ्रेंड का कॉल आया, तो शी और यू व्हाटएवर ही सेड कि बेसिकली कोई नहीं, आई ड्रॉप यू, मेरे को वहीं जाना है, आई ड्रॉप यू, वहीं जा रहा हूँ। तो साथ में नेबरहुड में ही था फ्रेंड, तो मुझे कहता है चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा मजा आ गया, 200 रुपए बच गए, मजा आ गया, 200 रुपए बच गए। तो क्या हुआ, मैं घर जाकर क्या कहूंगी, 1000 रुपए की शॉपिंग हुई, लेकिन वो जो 200 रुपए सेल्फ सप्लाइड कार, जो मैंने सेल्फ सप्लाइड फैक्टर था, मेरे या मेरे फ्रेंड ने मिलकर जिसने भी किया, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, वो 200 रुपए क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। अगर बाई चांस मैं कार में नहीं जाती किसी और के साथ, तो क्या होता, मुझे कैब करनी पड़ती, 200 रुपए फूकने पड़ते, तो वो एक्सप्लिसिट हो जाती, लेकिन अभी नहीं हुआ क्योंकि सेल्फ सप्लाई कर दिया, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। होपफुली इतने सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम फर्म के एग्जाम्पल से, जो ऑन बुक, इन आंसर, इन एग्जाम आप लिखोगे, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, इट इज EXP इज एक्सपेंडिचर, कहीं पर EXP मेरा एक्सपेंस बन जाता है, एक्सपेंसेस बन जाता है, कहीं एक्सपेंडिचर, सो आई स्पीक इट आउट एंड उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना, ठीक है। सो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल क्या है, वेजेस पे करा, रेंट पे करा, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, व्हाटएवर जो भी, ठीक है। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, यानी कि खुद से मैंने सप्लाई करे वो फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ
सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, इसमें एग्जांपल क्या है, इंटरेस्ट ऑफ ओन कैपिटल, मतलब बिजनेस में पैसा लगाना था, कई लोग लोन उठाएंगे, उस पर ब्याज पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो लिखेंगे ना हर महीने इतना ब्याज जाता है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा बहुत सारा था, बहुत पैसा है अंधा पैसा, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा पड़ा था, तो क्या किया, वो बेसिकली एज उसमें अपना बिजनेस में लगा दिया, तो ऑब्वियसली अपने आप से तो ब्याज नहीं लूंगी ना, तो इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑफ ओन कैपिटल, खुद से, कैपिटल मीन्स द मनी, ठीक है। उसके बाद रेंट ऑफ ओन लैंड, खुद की बिल्डिंग थी, खुद की लैंड थी, तो रेंट नहीं देना पड़ा, तो वो सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। समझ में आया? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्लियरली, एक्सप्लिसिट मतलब जाती हुई जेब से दिख रही है, इम्प्लिसिट दिखती नहीं है, क्यों, हमने खुद से सप्लाई कर दिया वो फैक्टर, लेकिन होती है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है? अच्छा, वन मोर थिंग, एज यू कैन सी बोर्ड पे कहीं भी इतना ऐसा ज्यादा स्पेस है नहीं, सो व्हाट यू विल डू, ये जो मैं जहां तक ये हाफ समझाऊंगी उसके बाद आई रब इट, तो इसके साथ जो डायग्राम्स के साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगा, आई राइट इट हियर, तो इसको आप साथ साथ लिख लेना, एज इन दिस हाफ, ये वाला हाफ आप नोट डाउन कर लेना जब मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि यार जो कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट रन की उसमें पढ़ रहे हैं, इन माइक्रो सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में कह रहे हैं दो टाइप की कॉस्ट होती है आपकी, एक आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। शॉर्ट रन में दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। हमें फिक्स और वेरिएबल को सुना सुना लग रहा है, मेरा प्रोडक्शन फंक्शन में भी पढ़ा था, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, सो बिल्कुल सेम लिंक है उसका, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स फैक्टर्स क्या थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं, कब होते हैं, दैट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, यानी परमानेंट, यानी कोई मशीन है, कोई परमानेंट स्टाफ है, 10 चश्मे बना रहा है, 100 चश्मे बना रहा है, सैलरी उसको उतनी मिलनी है, दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर आपका बाई चांस कोई मशीन है वो भी बना रही है, फिक्स्ड है, लेकिन बाई चांस अगर मैं वेरिएबल फैक्टर की बात करूं, 10 चश्मे बनेंगे तो 2-2 ग्लासेस एक चश्मे में लगता है, तो 20 ग्लासेस लगेंगे मेरे। अगर मैं 100 चश्मे बना रही हूं तो आई नीड 200 ग्लासेस, जितना ज्यादा आउटपुट उतने ज्यादा ग्लास, जितना कम आउटपुट उतने कम ग्लासेस, तो दैट इज वेरिएबल फैक्टर दैट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, एंड सेम इज द कॉस्ट, ठीक है। फिक्स फैक्टर्स की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां देखिए, फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम, रेंट, यार मैंने रेंट पे एक बिल्डिंग खरीद ली, अब उसके अंदर मैं जितना मर्जी प्रोडक्शन करूं या बिल्कुल उसे बंद कर दूं। अभी क्या हुआ, जिन लोगों ने रेंट पर कुछ ना कुछ ऑफिस ले रखा था ड्यू टू कोविड, तो क्या हुआ, सबका बंद हो गया काफी मंथ तक, तो रेंट तो पे करना ही पड़ा ना। ऑल दो गवर्नमेंट की कुछ बेसिकली गवर्नमेंट की समझ लो या रिक्वेस्ट समझ लो, रेंट कम हो गया, बट यू हैव टू पे इट। प्रोडक्शन हो, सेल हो, काम हो या ना हो, फिक्स फैक्टर्स को तो पे करना ही पड़ेगा, दे रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज रेंट। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट में इट इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा रॉ मटेरियल, उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल इसमें ग्लासेस का एग्जांपल आप ले सकते हो कि बेसिकली स्पेक्स बनाने थे, तो क्या हुआ, जो ग्लासेस हैं दैट इज रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट, जितना अगर मैं ग्लासेस का ऑर्डर आएगा, स्पेक्स का ऑर्डर आएगा, तो भी तो ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो वेरिएबल कॉस्ट है। वहीं पर अगर कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, फैक्ट्री में यूं ही बैठे हैं, रोज आते हैं रोज चले जाते हैं, तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना। परमानेंट स्टाफ जो रखा है उसकी सैलरी तो पे करनी ही पड़ेगी ना, तो दैट इज यानी सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट। आउटपुट से मतलब नहीं है इसको, दैट रिमेन्स सेम, तो फिक्स कॉस्ट, एंड हियर इज दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? यहाँ पर जो वेजेस है ये वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर है एक तरीके से, क्योंकि परमानेंट स्टाफ की तो जितना मर्जी आउटपुट हो उतनी ही रहने वाली है। कैजुअल लेबर की वेजेस को आप कह सकते हो कि यार सपोजिंगली ज्यादा अगर मेरा डिमांड आ रही है तो मैंने और लेबर रख ली, तो उस सेंस में वेजेस है यहाँ पर, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। यहाँ सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ एक तरीके से फिक्स कॉस्ट है। समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? क्योंकि इंक्रीजेस विद प्रोडक्शन में क्या कह रहा है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा मेरा डिमांड आ रहा है, तो मैंने और एक दो और स्टाफ रख दिए, डिमांड नहीं होगा उनको हटा दूंगी, तो दैट वेरीज विद द आउटपुट। लेकिन यहां पर रेंट है, लैंड है, खरीद रखी है बिल्डिंग, तो जब तक बहुत ही कुछ अलग ही कुछ नहीं हो जाता तो तब तक मैं उसी बिल्डिंग में बनाऊंगी, तो रेंट पे करना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाऊंगे तो तब भी पे करना पड़ेगा, तो दैट इज फिक्स कॉस्ट।
तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो सो दैट विल मूव ऑन टू दिस। जल्दी करिए, नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट हाफ को। So I'm rubbing it. ठीक है, तो देखिए अब सो लुक एट हियर सेकेंड हाफ पर। तो यहाँ देखिए वो क्या बोल रहा है, अब काफी टाइप्स की कॉस्ट होती हैं हमारी, ठीक है। तो उसमें हम धीरे धीरे कॉस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब कॉस्ट के अंदर क्या है, ये सारी जितनी भी कॉस्ट में पढ़ाने वाली हूँ इनके मीनिंग, इनके बारे में पता चलना है और इनका रिलेशनशिप, बस इतना ही है आपके चैप्टर में। एंड सेम विद रेवेन्यू, तो हम इसको ध्यान से अच्छे से कवर अप करेंगे। प्रोबेबली 2 क्लासेस में ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा, दिस क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास। काफी पोर्शन में एक एक क्लास में उठा रही हूँ। सो यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट में क्या बोल रहा है वो, कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा, 2 टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यही पढ़ा ना। तो दोनों का सम क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट में क्या है, 2 हिस्से हैं, कॉस्ट के 2 हिस्से थे ना, फिक्स और वेरिएबल। तो यानी फिक्स और वेरिएबल का सम क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। तो वही तो यहाँ लिखा है, हमने क्या पढ़ा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स भी होती है, वेरिएबल भी होती है। और कॉस्ट क्या थी कि यार सपोजिंगली जितना भी मैं पर्टिकुलर लेवल ऑफ कमोडिटी या आउटपुट बना रही हूँ उसके लिए जितना एक्सपेंस लग रहा है दैट इज कॉस्ट, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ देखिए सम ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट इज टोटल कॉस्ट। जितना भी मेरा खर्चा लग रहा है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो गई, सम ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड। यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस था, यहाँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, रेंट वगैरह जो भी इनकर हुआ टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है, सिंपल है। मैंने डेफिनेशन को इस तरीके से फ्रेम की है कि आपको अलग अलग डेफिनेशन ना याद करनी पड़े, जस्ट जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या है, सम ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड और वेरिएबल का सम करके टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया कि टोटल कॉस्ट जो होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम इनके डायग्राम्स एक बार ही देख रहे हैं। सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट के, वो कह रहे हैं इट रिमेन्स फिक्स्ड, जितना मर्जी आउटपुट हो जाए, आउटपुट सपोजिंगली यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 0 आउटपुट पे कितना है, 12 है। आउटपुट 1 हो गया तो कितना है, 12 है। आउटपुट 2 हो गया तो भी 12, तो भी 12, तो भी 12। यानी कि जितना मर्जी प्रोडक्शन कर लूं, रेंट तो उतना ही रहना है। ये थोड़ी है कि जिससे रेंट लिया वो देख रहे हैं इसके तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, रेंट बढ़ाते जाओ, जितना यूनिट बनाओगे उतना ज्यादा रेंट बढ़ता रहेगा। नहीं होता ना ऐसे, अनटिल सामने वाला ग्रीडी हो या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग हो, लेकिन फिक्स चीज फिक्स ही रहती है। तो क्या हो रहा है, जितना मर्जी आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट के इररिस्पेक्टिव है। ये देखो जितना मर्जी है 12 12 12 ही है, तो यानी कि इट विल रिमेन फिक्स्ड। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम हमारा कैसे बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनाया है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी वाई एक्सिस पे शो हो रही है, तो दूसरी एक्सिस पर जो वेरिएबल है उसके इररिस्पेक्टिव है ये। तो दैट्स व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ में आया टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या बताया हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, टोटल फिक्स कॉस्ट की यार आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहने वाला है, तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस से, क्योंकि आउटपुट एक्स एक्सिस से दिखाया गया और आउटपुट से इसको फर्क नहीं पड़ता, तो ये 12 ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या है, कुछ लहराती हुई शेप है, तो उधर देखिए कैसे लहरा रही है वो, इनवर्सली एस शेप्ड। यहाँ क्या लिखा है, इनवर्सली एस शेप्ड है ये। क्यों इनवर्सली एस शेप्ड है,
इसको समझने के लिए पहले तो आप प्रोडक्शन फंक्शन पे आ जाइए। होपफुली ये चैप्टर देखने से पहले सारे बच्चे प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे होंगे, वरना ऑब्वियसली आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, थोड़ी नहीं काफी डिफिकल्टी होगी समझने के लिए। प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने टोटल प्रोडक्ट की शेप कैसी देखी थी? टोटल प्रोडक्ट की शेप कैसी देखी थी हमने? टीपी ऐसे बन रहा था। हाँ जी याद है। जो बच्चे, आई एम अज्यूमिंग कि आप पढ़कर आए हो, आपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, तो कैसे कहते थे आप? टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इनिशियली टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी राइजेस, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट। यही होता था ना, यही पढ़ा था कि शुरू, और बहुत अच्छी से आपने स्टोरी पढ़ी थी वो स्विंग मशीन वाली, कि यार हमें क्या है सिलाई वगैरह करनी है, 3 मशीनें रखी हैं, शुरू में एक ही लेबर है, फिर मैंने एक और लेबर लगाई, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया, टीपी मेरा इंक्रीज हो रहा, आउटपुट मेरा बहुत गति से इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर और लेबर लगाई, आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उतनी गति से इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली 3 मशीन थी, 3 लेबर थी, प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा था, लेकिन मैंने 4th लेबर भी लगा दी, तो इतना ज्यादा गति से इंक्रीज नहीं हो रहा आउटपुट, लेकिन तब भी इंक्रीज हो रहा। सो आउटपुट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। फिर एक और लेबर लगाई, काम खराब कर दिया था, आउटपुट फॉल हो गया था, तो आई एम ऑपरेटिंग एट डिमिनिशिंग रेट, वहीं तक लगाऊंगी बस, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इनिशियली जब आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि थोड़ी सी कॉस्ट लगा के आउटपुट और ज्यादा गति से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? कॉस्ट मेरी बढ़ेगी तो सही, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी कॉस्ट लगा रही हूं, लेकिन मंदी गति से बढ़ेगी। ध्यान देना इधर, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इट मींस, यार एक बात बताओ, मैंने पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे लेबर लगाई थी, पहली लेबर से 10 बना आउटपुट, दूसरी से 25 बना, तीसरी से 50, यानी कि पहली लेबर को अगर मैं 100 रुपए देती थी, सपोजिंगली, हाइपोथेटिकली, दूसरी को भी मैंने कहा देख पहली वाली 100 ले रही है, तू भी 100 ले ले, तो क्या हुआ, 100 रुपए देती थी तो 10 यूनिट बनते थे, तो कायदे से जब 200 रुपए दे रही हूं तो 20 यूनिट बनने चाहिए थे, कितना बना, 25 यूनिट। कायदे से जब 300 रुपए देती हूं तो कितना यूनिट बनना चाहिए था, 30 यूनिट बनने चाहिए थे, क्योंकि 100 दे के 10 यूनिट बन रहे थे, बने कितने, 50। तो टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और कॉस्ट का क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट का क्या हो रहा है, ध्यान दो इधर, जो मेरी कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज तो हो रही है 100 से 200 से 300, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, जब आउटपुट इतना तेजी से इंक्रीज होता है तो मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स तो फिक्स ही रहती है, उसकी बात ही हटा दो, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट हम ले नहीं सकते। क्यों? टोटल कॉस्ट में फिक्स भी होती है, तो फिक्स तो फिक्स ही है, उसका आउटपुट से मतलब नहीं है, तो हम टीवीसी की बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, इनिशियली इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो मंदी गति से इंक्रीज होगा, क्योंकि शुरू में हमारा चांदी वाला पीरियड है, गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं, चांदी सोने वाला पीरियड, ठीक है, गोल्डन पीरियड जिसको हम कहते हैं। क्यों? मेरा आउटपुट थोड़ी कॉस्ट लगा के इतनी गति से बढ़ रहा है, यानी कॉस्ट इंक्रीज तो हो रही है धीरे धीरे, लेकिन वही इंक्रीज तो हो रही है लेकिन धीरे धीरे। तो इनिशियली हमारी टीवीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, लेकिन उसके बाद आउटपुट धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो मेरी कॉस्ट यानी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सो टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट लेटर ऑन, ठीक है। यहां भी देखिए, जैसे देखने में आपको इतना पता नहीं चलेगा, जैसे 0 से 6 से 10, यानी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम कम रेट से, उसके बाद सीधा 15 से 24, 24 से 35 ज्यादा गति से इंक्रीज हो रहा है। तो ये टीपी के आप ऐसा लगा सकते हो कि टीपी के उल्टा है, ठीक है, टीपी के उल्टा है। कैसे उल्टा है, इधर देखिए, इनिशियली टीपी क्या हो रहा था, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और टीवीसी क्या है, इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। लेटर ऑन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट और टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। और लॉजिक भी यही कहता है, आउटपुट जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था तो कॉस्ट बेचारी दब गई थी, तो वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, और आउटपुट जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था तो कॉस्ट हमारी चौड़ी हो गई, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लग गई।
अब इसको याद कैसे रखना है कि मैम कैसे याद रखें, क्या है क्या नहीं है, तो कर्व के थ्रू देखो इसको याद रखो। कर्व तो आपको याद रहेगा ही, तो बस कर्व की शेप को याद रखो। देखो इधर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का एक्चुअली में किस तरीके से बनता है, ये शेप होती है मेरी इंक्रीजिंग रेट की, IR लिख रही हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेंड कर देती हूँ, अदरवाइज वो क्रॉस कर जाएंगे। वेट, ये शेप होती है इंक्रीजिंग रेट की, ये शेप होती है डिक्रीजिंग रेट की, एंड दिस इज बीच में कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को बीच में ले आते हैं। मतलब जब शेप ऐसे करके आती है लाइक दिस, ये वाला कर्व आ रहा है, देखो यहां पर कैसी शेप आ रही है इधर, लाइक दिस, तो इंक्रीजिंग रेट होता है। और यहां शेप कैसी आ रही है, लाइक दिस, तो डिक्रीजिंग रेट होता है। और ये एकदम सीधी है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट, तो ये याद रखो। अब देखो ये वाला इंक्रीजिंग रेट है, तो देखो ऐसा कर्व आ रहा है, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, रेट की बात कर रहे हैं ऐसे कर्व पे। और जब ऐसे बेंड वाला आ रहा है तो डिक्रीजिंग रेट। अब टीवीसी का देखो, टीवीसी पहले बेंड वाला आ रहा है तो डिक्रीजिंग रेट, पहले बेंड वाला डिक्रीजिंग रेट, देन ऐसे कर्व वाला इंक्रीजिंग रेट, ऐसे भी याद रख सकते हो। वरना इन्वर्टेड एस शेप इसकी शेप होती है, इस तरीके से होता है। बाकी आप क्या होगे, पहले इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था, तो एक लॉजिक ये कि यार पहले आउटपुट ज्यादा गति से बढ़ रहा है, टीपी का तो याद ही रहेगा ना, तो पहले आउटपुट ज्यादा गति से बढ़ रहा है तो कॉस्ट थोड़ी दब गई है, सो इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। बाद में आउटपुट कम गति से बढ़ रहा है तो कॉस्ट चौड़ी हो गई है, सो इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। वरना शेप से याद रख लो कि जब भी शेप ऐसे बेंट वाली होती है तो डिक्रीजिंग रेट, और जब भी लाइक इस अपवर्ड वाली कर्व होती है स्टीपर टाइप्स तो वो इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। कांस्टेंट तो पता ही है, सीधी सीधी लाइन है। तो इस तरीके से आप टीवीसी की शेप को याद रख सकते हो। दिस इज द शेप ऑफ टीवीसी। इनिशियली इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि आउटपुट हमारा गोल्डन फेज चलता है शुरू में, उसके बाद इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि अल्टीमेटली धीरे धीरे हम उस पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर हम नेगेटिव के जस्ट पास में ही होते हैं, तो वहीं पर ऑपरेट करते हैं, तो कॉस्ट हमारी इनिशियली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। शुरू में मंदी गति से इंक्रीज होती है, बाद में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। दिस इज टीवीसी, इन्वर्टेड एस शेप कर्व, टीवीसी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा यहाँ पे आउटपुट दिखाएंगे एंड वाई एक्सिस पे जो भी हमारी कॉस्ट होगी वो दिखाएंगे। तो टीवीसी की शेप है इन्वर्टेड एस शेप। अब हम देख रहे हैं टोटल कॉस्ट की क्या शेप होनी चाहिए इसके अंदर, ध्यान देना इधर। टोटल कॉस्ट की शेप, ये जो लेफ्ट साइड पे आपका लिखा है वो मैं रब कर रही हूं। टोटल कॉस्ट की शेप कैसे बनेगी यार, मुझे पता है टोटल फिक्स कॉस्ट ये है, ठीक है, और मुझे पता है टीवीसी ऐसे बन रहा है। जीरो से शुरू क्यों हो रहा है टीवीसी, क्योंकि भैया जीरो पे तो जब कुछ भी आउटपुट नहीं बनाया तो कैसी तो लेबर, तो कैसा तो ग्लासेस, क्या कैसा फोटोकॉपी नहीं कराई तो कैसा तो पेपर, यानी कि आउटपुट जीरो है तो कोई लागत ही नहीं लग रही, कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही वेरिएबल वाली, तो जीरो। लेकिन यहाँ रेंट जरूर जा रहा है, तो यानी कि टीवीसी तो जीरो आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ होगा, ये जीरो ही रहने वाला। तो जीरो से स्टार्ट होते हुए इनिशियली धीरे धीरे शुरू होता है, उसके बाद तेज गति से, ठीक है। अब टीसी कैसा बनेगा यार, टीसी क्या है, टीवीसी और टीएफसी का सम है, ठीक है। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ध्यान देना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या हो रहा है, टीसी इज इक्वल टू टीवीसी क्या है, जीरो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, और टीएफसी क्या है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे 12, तो टीसी कितना आएगा 12, यानी कि टीएफसी के इक्वल। तो इट मींस एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि जब आउटपुट कुछ नहीं बनता है तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही रहती है, जब आउटपुट नहीं बनता है तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही रहती है टोटल वाली। तो मेरा जो टीसी है, जो टोटल कॉस्ट है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। कुछ भी नहीं बनाऊंगी तो मेरा कॉस्ट क्या लगेगी, जो फिक्स्ड है, परमानेंट स्टाफ रखा है, कोई मेरी सेल नहीं हो रही, कोई आउटपुट नहीं हो रहा,
तो एक्चुअली में क्या चीजें जा रही हैं, रेंट जाएगा हर बारी का, परमानेंट स्टाफ है वो जाएगा हर बारी का, उसका सैलरी, तो वो क्या है, जाएगा ही जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो देखो कहां से स्टार्ट होगा, ये जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे इसके इक्वल होता है, तो यहां से शुरू होगा। एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब मुझे पता है टोटल कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएससी, टीवीसी प्लस टीएससी। तो टीवीसी से कितना ऊपर होने वाला है, जितना ये टीएससी है, यही गैप ऊपर होने वाला है ना, तो ये गैप मैंने ऊपर बना दिया। ये देखो यहां पर ये पॉइंट आ गया, यहां पर मेरा क्या होने वाला है, टीसी। क्यों, क्योंकि टीसी के अंदर टीवीसी प्लस टीएससी है, तो ये 12 जितना आ रहा है हर बार 12 ही रहने वाला है, तो मैंने ये ऊपर बना दिया और मेरी शेप कुछ ऐसे बनकर आ जाएगी। लाइक दिस, ऐसी वाली शेप, ये भी लहराता हुआ इन्वर्टेड एस क्यू बना क्योंकि टीवीसी की वजह से। बाकी तो ये तो फिक्स है, वो जैसे जैसे चेंज होगा इसकी शेप भी वैसे ही चेंज होगी। लेकिन शुरू में क्या हुआ, शुरू होगा वो टीएससी से, और उसके बाद इनके बीच में जो गैप है ये इक्वली रहने वाला है गैप, ये गैप इक्वल रहने वाला है, दैट इज 12, क्योंकि टीसी और टीवीसी का गैप क्या है, टीएससी। तो यहां देखो अब इस कर्व को, वो तो गंदा गंदा बना है, यहाँ सुंदर सा कर्व देखिए इधर। टीएससी कांस्टेंट है, टीवीसी 0 से शुरू है, तो टीसी कैसे शुरू होगा, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो वो इस पॉइंट से शुरू होगा, दोनों इक्वल है। उसके बाद इसकी शेप भी टीवीसी की तरह क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वर्टेड एस शेप इसलिए है क्योंकि बाकी जैसा टीवीसी मूव करेगा वैसा ही टीसी मूव करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो, जैसा ये मूव करेगा वैसा ही टीसी मूव करेगा, दैट्स व्हाई ये भी इन्वर्टेड एस शेप है। और ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे हमेशा, क्योंकि इन दोनों का गैप हमेशा कितना रहेगा, 12, मतलब जितना भी ये टीएससी होगा, इन दोनों का गैप हमेशा क्या रहेगा, टीएससी, जितना भी टीएससी होगा वही हमारा गैप रहेगा टीसी और टीवीसी का। एक बार इनके बारे में लिखो, आई एम डिक्टेटिंग इट 3 पॉइंट्स, और उसके बाद दोबारा हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे, समझेंगे। लिखो फटाफट इसके बारे में। मतलब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, उसके बाद इस डायग्राम से रिलेटेड लिखवा रही हूं। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट के बहुत सारे नाम है आपके, ये मैंने नाम शायद उल्टे पुल्टे कर दिए ना, हाँ। प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, और ये उल्टा पुल्टा कर दिया, वेट, तो ये अलग अलग नेम से भी आ सकता है। टोटल फिक्स कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। लग रही है रेंट वगैरह, लेकिन डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी नहीं कर रही, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर आपका क्या हो गया इसमें, अनअवॉइडेबल, यानी कि आउटपुट बने ना बने ये तो जाएगी ही जाएगी, अनअवॉइडेबल है। लेकिन ये वाली कॉस्ट अवॉइडेबल है, नहीं करनी, इनकर पैसा नहीं है, मत बनाओ आउटपुट, नहीं लेना, लाना पड़ेगा रॉ मटेरियल, ठीक है। सो इट इज अवॉइडेबल। इट इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली आउटपुट से वेरी करती है, प्राइम कॉस्ट है ये। तो इनके जो नाम है वो आप मॉड्यूल में से याद कर लेना, मॉड्यूल में सब कुछ गिवन है, काफी हद तक इसमें मॉड्यूल में से आप प्रेफर कर सकते हो इस पूरे चैप्टर को, इजी लैंग्वेज में जो पढ़ाया है वही गिवन है। तो ठीक है, नोट इट डाउन, और उसके बाद हम इस डायग्राम के बारे में लिख रहे हैं। लिखिए टोटल कॉस्ट के बारे में, डायग्राम में क्या बता रहा है वो मैं यहाँ पे पॉइंटर्स लिख देती हूँ, तो आपको उसी में ही लिखना पड़ेगा। ये है पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, और इसकी जो शेप है दैट इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो अब लिखिए, लिखो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 के बारे में, टीसी विल स्टार्ट, या फिर ओके एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिखो, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, थोड़ा सा मैं, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट
TC is equals to TSC. TC is equals to TSC because TVC is equals to 0. At 0 level of output, TC is equals to TSC. 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट TSC फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी क्योंकि TVC जो है वो 0 है. TVC जो है वो 0 है. Therefore it will start from the point. Therefore it will start from the point of TSC on y-axis. Therefore it will start from the point of TSC on y-axis. मतलब y-axis पे TSC वाले पॉइंट से TC हमारा शुरू होगा. क्यों? क्योंकि TC हमारा TSC के इक्वल होगा 0 लेवल पे. तो 0 लेवल मतलब y-axis के ऊपर बनाना पड़ेगा. तो 0 लेवल पे TC और TSC सेम है, तो यानी कि वो इस पॉइंट से शुरू होगा. सेकेंड पॉइंट लिखिए. TVC and TC are parallel. TVC and TC are parallel because there is constant vertical gap. There is constant vertical gap between the two curves. There is constant vertical gap between the two curves. that is TSC. वो बोल रहे हैं TC और TVC आपस में पैरेलल होंगे हमेशा, क्योंकि हमेशा इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहने वाला है. इनके बीच का गैप हमेशा सेम रहने वाला है जो है हमारा TSC. तो देयर इज कांस्टेंट गैप बिटवीन द टू कर्व्स known as TSC. थर्ड पॉइंट लिखिए. थर्ड पॉइंट मतलब कि TC की शेप ऐसी क्यों है, लिखिए. The shape of TC is inversely S-shaped. As TC derives its shape from TVC. वो कह रहा है TC की शेप इन्वर्टेड एस शेप्ड होगी उसकी भी, क्योंकि इसकी शेप इसी से ही अराइव हुई है TVC से, क्योंकि TSC तो कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रिलेशनशिप. अगर पूछा जाएगा डायग्राम बनाने के लिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको आ सकता है. बनाने में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लॉजिकली बहुत ज्यादा है. वो क्या बोल रहे हैं कि TC टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगी, या लॉजिक से TC इज इक्वल टू TVC एंड TSC. और 0 लेवल पर, क्योंकि कहां से शुरू होगी मतलब जब आउटपुट 0 है तो वहीं से हमें शुरू करना है. तो हम कहां पे शुरू करें, y एक्सिस पे. तो 0 लेवल पे, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे मुझे पता है कि TVC यानी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो 0 होती है. तो TC विल बी इक्वल टू TSC. 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, तो TC विल बी इक्वल टू TSC. तो वहीं से शुरू कर दिया मैंने सीधा 0 लेवल पे TSC और TC इक्वल है, देखो टकरा रहे हैं आपस में. उसके बाद TC जो है वो एस शेप्ड होगा, क्योंकि TVC की शेप वैसी है. क्योंकि TSC तो कांस्टेंट है, उसकी कोई शेप ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो इन दोनों की शेप सेम हो जाती है बाद में ग्रेजुअली. लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है. इन दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट है, दैट इज TSC. हमेशा 12 इनका गैप रहेगा, 12 गैप रहेगा अगर हम TSC को 12 ले रहे हैं तो वर्टिकल गैप इन दोनों के बीच में कांस्टेंट रहता है. एंड दैट्स व्हाई दीस टू कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर. समझ में आया पक्का से? सो ये है हमारा डायग्राम इन टोटल TSC और TVC को लिया जाए तो. ठीक है, नेक्स्ट आई एम मूविंग टुवर्ड्स एवरेज कॉस्ट. We'll cover up average cost in this lecture, and that's it.
एवरेज कॉस्ट। तो देखिए इधर सेम जैसे टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, सिमिलरली एवरेज कॉस्ट इज आल्सो अ सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। लेकिन मुझे ये तुक्का मिल गया है कि यार एवरेज है तो यानी कि वो सीधा सीधा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट होने वाला है, जैसा हमने टीपी और एपी वगैरह में किया था। तो यहाँ देखो टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशन है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू मीन्स नंबर ऑफ आउटपुट, कितने यूनिट्स बन रहे हैं उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट है टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे डिवाइड कर दिया। एवरेज कितनी कॉस्ट लग रही है वो मुझे पता चल गई कि टोटल कॉस्ट 10,000 है और आउटपुट अगर सपोजिंगली मेरे 1000 बने हैं तो एवरेजली मेरी कॉस्ट कितनी बन गई वो मेरे को डिवाइड करके पता चल जाएगी। समझ में आया? कितनी बनी एवरेज कॉस्ट? मैंने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट आपकी 10,000 है, आउटपुट आपका टोटल 10,000 कॉस्ट लगा के 1000 यूनिट्स बन रहा है, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी? 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज आपका 10। एवरेज कॉस्ट हो गई 10 पर यूनिट। मतलब हर एक आउटपुट पे, हर एक मार्कर पे 10 रुपए की कॉस्ट लग रही है, एक तरीके से वो ये बोल रहा है। क्लियर है? 10,000 रुपए लगाकर अगर मैंने 1000 मार्कर बनाया है तो एक मार्कर पे कितनी कॉस्ट लगी है? 10 रुपए, दैट इज एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमें आ गया है। सिमिलरली एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट के कितना एवरेजली फिक्स कॉस्ट लग रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट के वेरिएबल कॉस्ट एवरेजली कितनी लग रही है। तो एवरेज हमेशा जो भी नाम है उसी अपना अपना वही उठा लेते हैं और उसको आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। अब हम शेप्स देखते हैं इनकी कि ऐसा क्यों है। देखो इधर सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट वो क्या बोल रहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कुछ इस तरीके से शेप होती है। इसको हम और क्या बोलते हैं? इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट वाली शेप को। एएफसी को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सजेस्ट कि यार इसके नीचे के जो भी एरियाज हैं वो सेम होंगे। यानी अगर मैं कोई रेक्टेंगल यहां से ऐसे बना देती हूँ, एक रेक्टेंगल, ये रहा एक रेक्टेंगल, ये है ओ, ये ओ ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं, ए बी। सो रेक्टेंगल ओ पी ए बी और एक रेक्टेंगल ऐसे बना देती हूँ, ये हो गया ओ सी डी ई। तो रेक्टेंगल ओ पी ए बी का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा रेक्टेंगल ओ सी डी ई के। ये बोलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एरिया बीनीथ दिस शेप विल बी इक्वल। रेक्टेंगल अगर मैं बना रही हूं यहां से तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये दैट्स व्हाई शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। लेकिन ये शेप मिली क्यों है एएफसी को, ये देखते हैं ध्यान से। व्हाई एएफसी गॉट दिस शेप, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए इधर सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है शेप में इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो यानी एएफसी धीरे 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 कम हो रहा है। क्यों? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई? तो यहाँ देखिए जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एएफसी हमारा गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? तो इधर देखो हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे आउटपुट है मेरा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और टीएफसी मेरा दे रखा है 12 कांस्टेंट रहता है मेरा टीएफसी। तो यहाँ देखो आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, टीएफसी मेरा 12 12 12 12 12 गिवन है, ठीक है। अब एएफसी क्या होता है? टीएफसी अपॉन आउटपुट। एएफसी क्या होता है? टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो यहाँ एएफसी क्या है? टीएफसी अपॉन आउटपुट डिवाइड कर दो, 12/0 इंफिनिटी आएगा तो स्लैश डाल दिया, 12/1 12, 12/2 6, 12/3 4, 12/4 3, 12/5 2.4। इस तरीके से मेरा एएफसी निकल गया। अब ध्यान दो एएफसी कितना आ रहा है,
पहले 12, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2.4, गिरता जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाह, ऐसा हो क्यों रहा है यार? लॉजिक लगा सकते हो शेड्यूल को देख के कि ऐसा हो क्यों रहा है कि एएफसी गिर रहा है? सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर टीवीसी तो सेम ही है हर बारी, नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है और चीज हमारी सेम है। यानी कि सपोजिंगली रेंट में पे कर रही थी 10,000 का, जब जीरो आउटपुट था तो भी 10,000 रेंट था, अब आउटपुट जब 10,000 बन गया तो भी 10,000 रेंट है। तो समझ रहे हो, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती जा रही है। जीरो आउटपुट पर भी हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट तो ऊपर थी, पूरा 10,000 तक, इन्फिनिटी तक जा रहा था। उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बनता रहा मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती जा रही है, क्योंकि न्यूमरेटर तो फिक्स है लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो 12/0, 12/1, 12/2 ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो ज्यादा आउटपुट से डिवाइड हो रही है फिक्स कॉस्ट, तो एवरेजली गिरती जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप क्या होगे मैम, फिर एक बार आके जीरो हो जाएगी ये एक जगह पे आके? सोचो, हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसको जीरो होने के लिए क्या चाहिए? एवरेज फिक्स कॉस्ट। यहां पे देखते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट को जीरो होने के लिए क्या चाहिए? टीएससी अपॉन क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। तो टीएससी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया। क्या ये पॉसिबल है? टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो? नहीं, इट कांट बी पॉसिबल। इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट तब भी मेरा टीएससी कुछ ना कुछ है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट्स व्हाई ये कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है, जो इसका टीएससी है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इट नेवर टच एक्सेस, कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। एक्सेस को टच करना मतलब एक ना एक पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है, लेकिन वो जीरो कभी नहीं हो सकता। देयरफॉर इट विल नेवर टच एक्सेस। तो वो गिरता तो जा रहा है लेकिन वो कभी भी एक्सेस को टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहता है एक्सेस पे, कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई एएफसी की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आई नो थोड़ा सा ज्यादा घुस के लॉजिकल एंड इस टाइप से बेस्ड है ये चैप्टर, लेकिन आपको मैं अच्छे से रिवाइज कराऊंगी, अच्छे से धीरे धीरे बताऊंगी, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, एएफसी की शेप समझ में आई है, इसके अंदर क्या बताया मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो। 2 पॉइंट्स इसमें नोट करने वाले हैं। एक तो एएफसी जो है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि मेरा जो ये टीएससी है वो कांस्टेंट है और आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल जो रेशियो है वो गिरती जा रही है, तो एएफसी गिरता जा रहा है। दूसरा, वो कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी जीरो। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो न्यूमरेटर है दैट इज टीएससी है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जो टीएससी है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। यहां दिखाया ना कि अगर सपोजिंगली जीरो हो जाता है तो क्या होगा? टीएससी बाई क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड टीएससी इज इक्वल टू जीरो। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, हेंस एएफसी कैन नॉट बी जीरो। काफी बच्चों को तो ये लॉजिक समझ में नहीं आते हैं, दिमाग में घुस नहीं पाते हैं, तो दे जस्ट क्रैप इट। तो मैं आपको लॉजिक्स लिखवा रही हूँ, उसको समझो। नहीं समझ में आता है, कॉल मी, आस्क मी डाउट्स, अच्छे से इसको समझो। लॉजिक्स पता होंगे तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। और लर्निंग पावर अच्छी है तो वेल एंड गुड, जस्ट लर्न इट। तो मैं एक बार डिक्टेट करा रही हूँ इसके पॉइंट्स कि व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड व्हाई इट नेवर टच एक्सेस। तो वो लिख लीजिए, एएफसी का डायग्राम बना के, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखा के, 2 पॉइंट्स लिखकर एक्सप्लेनेशन लिखो। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? because with every increase in output, TSC remaining same, with every increase in output TSC remains same and hence AFC falls। वो क्या बोल रहा है कि हर आउटपुट के इंक्रीज होने से, विद एवरी यूनिट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट टीएससी रिमेन सेम और ओवरऑल जो रेशियो है वो गिरती चली जाती है, तो एएफसी फॉल होता जाता है। नेक्स्ट लिखिए इसके बारे में, एएफसी नेवर टच एक्सेस। इसके बारे में लिखिए क्या कह रहा है, एएफसी नेवर टच एक्सेस। बाय एएफसी कैन नॉट टच एक्सेस। लिखो इसका रीजन, AFC कैन नेवर बी जीरो बिकॉज
TSC can never be 0. ASC can never be 0 because its numerator, that is TSC, cannot be 0. ASC can never be 0 because TSC cannot be 0. ASC कभी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये पोर्शन ऊपर का हिस्सा जो है TSC, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, that's why. ठीक है, तो ये तो थी आपकी शेप ASC के बारे में पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हमने समझा कि एरिया बीनीथ दिस कर्व हमारा इक्वल रहता है. बाकी आप मॉड्यूल से एक बार इसको जरूर गिव इट अ रीड. जो मैंने समझाया है, जो मैंने कर्व्स बताए हैं, जो मैंने डिक्टेट कराया है, वो तो करना ही है. एक मॉड्यूल से एक रीड दे दोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए एबीसी के बारे में क्या बोल रहा है वो, कि एबीसी की शेप क्या होती है. एबीसी की शेप एक तरीके से यू शेप समझ सकते हो. वाई? यहाँ देखो एबीसी क्या है, टीवीसी अपॉन क्यू. एबीसी क्या है, टीवीसी अपॉन क्यू. तो अगर सपोजिंगली टीवीसी ये है हमारा, आपके मॉड्यूल में से ही ले रखे हैं ये सारे एग्जाम्पल, आपका मॉड्यूल में पूरा शेड्यूल गिवन है, जस्ट आई क्लब इट. ठीक है, तो आउटपुट मेरा ये है, टीवीसी मेरा ये है, डिवाइड कर दूंगी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दूंगी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. तो देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ रही है. पहले वो गिर रहा है 6 से 5, फिर वो कांस्टेंट है 5, फिर बढ़ रहा है. यानी पहले वो गिर रहा है, कहां बनाऊं, कहां दिख रहा है, यहां देखिए. पहले वो गिर रहा है, थोड़ा सा गिरा, फिर वो कांस्टेंट हो गया एकदम 5, फिर वो सीधा सीधा बढ़ने लग गया 6, 7, 8 जितना भी. तो ये शेप आ गई कि पहले थोड़ा सा गिरा, 6 से हुआ 5, फिर 5 पे रहा कांस्टेंट, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया. दैट इज दिस. समझ में आया ये शेप. तो इसको हम यू शेप कर्व कहते हैं एबीसी को. ठीक है. सिमिलरली एसी की शेप क्या होगी. एसी भी अगेन दोनों का टोटल है. तो यहाँ देखिए पहले गिर रहा है, गिरता जा रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है. यानी कि एसी ज्यादा गिरने वाला है. ठीक है, क्योंकि एएफसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, दैट्स व्हाई. तो पहले ये 18 से 11 हो रहा है, काफी गति से गिर रहा है. तो हमने देखो इसको काफी गिराया, 18 से 11 हो गया, फिर 9, फिर बढ़ रहा है. तो ये प्रॉपर यू शेप बन रही है. ठीक है, वो थोड़ा सा गिर के फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, ये थोड़ा ज्यादा गिर के फिर बढ़ना शुरू होता है. तो ये प्रॉपर यू शेप आती है एसी की. तो आपको जस्ट शेप्स याद करनी है प्रॉपर. वो कह रहा है कि ऐसे क्यों है, क्या है, बस कह दो, हर एक का रीजन कह दो. अगर वो कहे कि ऐसी शेप क्यों है, व्हाई इट इज शेप लाइक दिस, एक ही रीजन, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. एक ही रीजन देना है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. इस वजह से हमारी कॉस्ट का जो शेप होता है वो यू शेप होता है, क्योंकि इनिशियली आउटपुट ज्यादा गति से इंक्रीज हो रहा है. तो सारी टाइप की कॉस्ट इनिशियली थोड़ा गिरने शुरू हो जाती हैं. तो पहले वो गिर रहा है, उसके बाद आउटपुट मेरा थोड़ा कांस्टेंट रहता है, और फिर उसके बाद आउटपुट मेरा कम गति से बढ़ता है. तो कॉस्ट मेरी बढ़ती चली जाती है, तो यू शेप आ जाती है. पहले आउटपुट ज्यादा अच्छा था, ज्यादा मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा था, कॉस्ट कम होती जा रही थी, एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है. फिर आउटपुट क्या है, मंदी गति से बढ़ रहा है, तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. सो इट टेक्स अ यू शेप. तो ये यू शेप हो जाती है इसकी, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बस इतना ही समझाना है इसके अंदर, एक ही स्टेटमेंट में आएगा. सो ये थी हमारी शेप एएफसी की, एवीसी की और एसी की. एएफसी की होपफुली अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होगी. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि मेरा जो कांस्टेंट है न्यूमरेटर और आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल रेशियो गिरती जाती है. इट विल नेवर टच एक्सेस बिकॉज टीएससी कैन नॉट बी 0. 1 वर्ड मार्कर में इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. तो मैं इसके साथ एक बार आपको असाइनमेंट भी शेयर करूंगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से वो इंटरप्रेट हो पाएगा. ठीक है. एवीसी की शेप और एसी की शेप आपकी कैसी रहती है, यू शेप. नॉर्मल आपकी यू शेप का होता है ये. ठीक है जी. इसके बाद हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी एंड एएफसी. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी एंड एएफसी. कैसा रिलेशन रहता है इनका, वो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में. एसी, एएफसी एंड एबीसी, मतलब तीनों को कंबाइन कर दिया और वो बना दिया मैंने. वहां पे देखो जो लास्ट में एकदम आपको कर्व दिख रहा है, आई एम रबिंग इट. तीनों को कंबाइन करा है बस, और कुछ नहीं. एएफसी कैसा था, ऐसे एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एबीसी क्या है, ऐसे एबीसी. एसी क्या है, ऐसे एसी. यही बनाया ना, एएफसी, एसी एंड एबीसी. एएफसी, एबीसी एंड एसी.
तो ये हमारा तीनों को कंबाइन करके मैंने बना दिया, ठीक है, दिस वन। अब देखिए इनके फीचर्स। तो सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है, AC जो है वो सबसे ऊपर लाई कर रहा है, दोनों कर्व से ऊपर है, वाई। AC जो है यहाँ पे देखिए दोनों कर्व से ऊपर लाई कर रहा है, वाई, बिकॉज AC इज इक्वल टू AVC एंड ASC। सो AC इज द सम ऑफ AVC एंड ASC। तो ऑब्वियसली जब समेशन है तो सबसे ज्यादा वैल्यू होने वाली है ना इसकी, तो सबसे ऊपर लाई करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट शो करते हैं, तो ये सबसे ऊपर वाली कॉस्ट पे लाई करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सम ऑफ दिस। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो मिनिमम पॉइंट AVC का है वो पहले आ जाता है देन द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। मतलब AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है। यहां देखो भी जरा ध्यान से, AVC का मिनिमम पॉइंट 55 पहले आ गया एज कंपेयर टू द मिनिमम पॉइंट 99 AC का। AVC का मिनिमम पॉइंट यहां पर आ गया है और AC का मिनिमम पॉइंट इधर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे, ये वाला जो मिनिमम पॉइंट है इसका, इस पॉइंट पे अभी ASC इज स्टिल फॉलिंग। इस पॉइंट पे ASC अब भी गिर रहा है, दैट्स व्हाई AC और गिरता है। इस पॉइंट पे ASC इज स्टिल फॉलिंग, तो इसलिए अभी AC गिरेगा, गिरता जाएगा और फिर इसका अल्टीमेट मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। So minimum point of AVC lies to the left of minimum point of AC, and reason because at this point ASC is still falling. AC का minimum point बाद में आता है AVC के, क्योंकि अभी ASC अभी और गिर रहा है तो AC भी गिर रहा है। ASC अभी और गिर रहा है तो AC भी गिर रहा है। उसके बाद ASC कहीं ना कहीं जाके कांस्टेंट टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा क्या है कि AC का मिनिमम पॉइंट जो है वो बाद में आता है, AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि इन दोनों का जो गैप होता है, AC और AVC का गैप ग्रेजुअली रिड्यूसेस। कोई लॉजिक देना चाहेगा कि गैप बिटवीन AC एंड AVC रिड्यूसेस, व्हाई इट इज सो? The gap between AC and AVC reduces, धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है। क्यों? क्योंकि AC और AVC का गैप क्या है? AC is equals to AVC plus ASC। तो AC और AVC का गैप क्या है हमारा? यानी AC minus ASC is equals to AVC is equals to ASC। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का गैप क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? गिरती जाती है, इट कीप्स ऑन फॉलिंग। तो ऑब्वियसली जब इनका गैप गिरता जाएगा तो गैप इनका शुरू में इतना ज्यादा था, फिर कम होता रहेगा ना, बिकॉज ASC इज फॉलिंग। लेकिन आपस में ये कम होते हुए कभी आपस में मीट नहीं करते, टकराते नहीं है कभी आपस में। वाई? क्योंकि ASC कभी जीरो नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनो। वो क्या बोल रहा है? AC और AVC यानी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का गैप धीरे धीरे कम होता रहता है। क्यों कम होता रहता है? क्योंकि इनका गैप क्या है? ASC, ठीक है, इनका गैप क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कीप्स ऑन फॉलिंग। इनका गैप देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। AVC और AC का गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। ये 6 पे आ गया, ये 9 पे आ गया, 7 पे आ गया, अगेन 9 पे। इनका गैप धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि ये जो इनका गैप है AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, दैट कीप्स ऑन फॉलिंग, ये फॉल होता रह रहा है। लेकिन ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, सेम नंबर नहीं आ सकता इनका। क्यों? क्योंकि ASC कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, कभी इनका -0 नहीं होगा, क्योंकि ASC कैन नॉट बी जीरो। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सपोजिंगली नेक्स्ट पे ये आ गया आपका, सपोजिंगली 8 आ गया और ये भी 8 आ गया, तो ये 8 मतलब ये 0। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ASC हमने पढ़ा, इट नेवर टच एक्सिस बिकॉज ASC कैन नॉट बी जीरो। इनका ये इक्वल कब होंगे? जब AC इज इक्वल टू AVC कब होगा? जब ASC फिक्स कॉस्ट 0 होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो कभी 0 ही नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई इनका गैप रिड्यूस तो होता है क्योंकि वो फॉल कर रहा है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होता है। अल्टीमेटली जाके कांस्टेंट हो जाएगा एक नंबर पे बाद में, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा।
तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, एक बार लिखो इसके बारे में, कर्व के बारे में। ये कर्व बनाओ और इसके नीचे पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ, वो लिखिए। कर्व बनाओ, इसके नीचे पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ, वो लिखो। हाँ, थोड़ा सा लेवल अप है कॉस्ट का, आई नो, कोई इशू नहीं है, हम इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन SC एंड AVC, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या है इनका रिलेशन, देखिए जरा। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट, AC will always lie above AVC. AC will always lie above AVC because AC is equals to AVC plus AFC, because AC is the summation of AVC and AFC. तो AC will always lie above AVC, इसके हमेशा ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि ये जो है वो समेशन है AVC और AFC का, ऐसा बोल रहा है वो। सेकेंड पॉइंट, द लोअर पॉइंट ऑफ AVC, लोअर पॉइंट ऑफ AVC, इसको B से डिनोट कर लो। लोअर पॉइंट ऑफ AVC दैट इज B, और ये A से। द लोअर पॉइंट ऑफ AVC दैट इज B comes before the lower point of AC, comes before the lower point of AC, that is A, because at point B, B मतलब lower point of AVC, at point B AC is still falling, तो उसका अभी लोअर नहीं आया, अभी वो और गिर रहा है, बहुत गिरेगा अभी वो। So AC is still falling due to falling AFC, कह रहे पॉइंट B पर अभी AC और गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट अभी फिलहाल गिर रही है। इस पॉइंट पे अभी AC फिलहाल गिर रहा है, क्योंकि AFC जो है वो अभी गिर रहा है। उसके बाद AC जो है वो मिनिमम हो गया, फिर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, as output increase the gap between AC and AVC decreases. As output increase the gap between AC and AVC decreases. क्यों डिक्रीज होगा? ब्रैकेट में लिख लो, ड्यू टू फॉलिंग AFC। एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है इन दोनों का गैप कम होता रहता है। क्यों कम होता रहता है? ब्रैकेट में ड्यू टू फॉलिंग AFC, लेकिन ये कभी मीट नहीं करेंगे तो वो आगे लिखेंगे हम ब्रैकेट में ड्यू टू फॉलिंग AFC, कंटिन्यू, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, because AFC cannot be zero, but they will never intersect each other because AFC cannot be zero. AFC कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा वो बोल रहा है, because AFC cannot be zero. And that's it for today's class. I mean it's very heavy class, I know. एक बारी हम क्विकली रिवाइज करेंगे एक एक पॉइंट को डिटेल में, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए आज की भारी वाली क्लास में हमने क्या किया। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अब हम थोड़ी अपर सीनियर सेकेंडरी वाली क्लास में आ गए हैं। चले देखिए इधर, यार जब अकाउंट्स के इतने हेवी कंसेप्ट यू कैन ग्रैब इट, तो आई गेस ये इतना ज्यादा हेवी नहीं लगना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। कॉस्ट क्या होती है? जितना भी एक्सपेंसेस हम इनकर कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इजी वन, गेट लॉस्ट।
ठीक है। दो टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एक्चुअली जो इनकर होते हुए दिख रही है, जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, दैट इज सेल्फ सप्लाइड फैक्टर की वजह से। इंटरेस्ट ऑफ ओन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑफ ओन लैंड, जो लैंड ओन बाय मी, उसका रेंट जा रहा है सपोजिंगली, तो वो सारी चीजें क्या हो गई है? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, उस वजह से। इजी वन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दो टाइप की कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन सेम, जैसे रेंट वगैरह है, एंड वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ग्लासेस वगैरह जैसे हो गए आपके, रॉ मटेरियल हो गया। इजी वन, ठीक है। ये वाला पोर्शन सारा इजी वन था। उसके बाद हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल सिंपल, इट विल रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट एंड हेंस इट विल बी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस से, मतलब नहीं है जो मर्जी आउटपुट हो जाए, मैंने तो फिक्स रहना है क्योंकि मैं रेंट हूं। आउटपुट जीरो बना, आउटपुट बहुत सारा बना, मेरा पैसा दे दे रेंट का, ठीक है। तो क्या हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड एंड इट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली नेक्स्ट कर्व हमने करा TVC का, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, विच इज इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व। व्हाई इट इज इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व? वही ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि TP पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो कॉस्ट इंक्रीज तो होती है लेकिन उतनी गति से नहीं। फिर TP मंदे रेट से इंक्रीज होता है तो कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से चौड़ी हो गई, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, तो वो इन्वर्टेड एस शेप होगा। मतलब TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीज हो रही है एट डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि पहले गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा पीरियड गोल्डन पीरियड कम हो जाता है, तो TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो इस तरीके से वो इन्वर्टेड एस शेप बन जाता है। दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वही जैसा वहां पे बताया था। तो ये हमारा TVC बन जाता है। अब हमने देखा दोनों को कंबाइन करके TC कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है। तो हमने ये कर्व देखा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स टू बी नोटेड थे कि यार जो टोटल कॉस्ट है वो कौन से पॉइंट से शुरू होगा? जीरो से शुरू नहीं होगा। क्यों जीरो से शुरू नहीं होगा? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी टोटल कॉस्ट कुछ कुछ है। क्या है? इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। आउटपुट नहीं बन रहा है तो भी रेंट पे करना पड़ेगा, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये इसके इक्वल है, तो वाई एक्सेस से यहां से शुरू होगा, वो इससे टकराता हुआ सेम TVC की शेप लेके जाएगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, उसकी कोई शेप ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये शेप ले लेता है किसकी? वेरिएबल कॉस्ट की। फिर हमने पढ़ा ये दोनों पैरेलल रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है बीच का वो कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का जो बीच का गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कितना रहेगा? ये जो गैप है इसको मैं क्या बोल रही हूं? ये गैप मेरा है TSC। दिस गैप रिप्रेजेंट्स TSC। ये जो मेरा गैप है दिस रिप्रेजेंट्स TSC। इन दोनों के बीच का गैप ऑब्वियसली, क्योंकि TC इज द समेशन ऑफ TVC एंड TSC, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? TSC, जो हमेशा कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल। तो ये था हमारा कंसेप्ट टोटल कॉस्ट से रिलेटेड। फिर वी जंप ऑन टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या था? सिंपल है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी सिंपल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। ओके, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरी सिंपल, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। यहां तक तो सिंपल चल रहा था। उसके बाद जब इनकी शेप्स की बारी आई तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप क्या आती है? इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाई इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है ऊपर का न्यूमरेटर टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल ये रेशियो गिरती जाएगी, क्योंकि ये हमेशा 12 ही रहने वाला है, नीचे वाला बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अल्टीमेटली क्या होगा? वो गिरता चला जाएगा। AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, अल्टीमेटली गिरता चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट इट विल नेवर टच एक्सेस। क्यों एक्सेस को टच नहीं करेगा? एक्सेस को टच करने का मतलब होता है जीरो, ठीक है। एक्सेस को टच करने का मतलब हो गया एक तरीके से कि अगर ये यहाँ पर इधर एक्सेस को टच कर देता है तो मतलब कहीं ना कहीं ये जीरो हो गया है, लेकिन ये जीरो हुआ है नहीं, इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली क्या है ना, जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अगर ये नीचे वाली एक्सेस को टच कर जाता तो मतलब सपोजिंगली मैं ये ऐसे बनाती, अब आप कहोगे कि मैम ये भी तो एक्सेस को टच कर रहा है, लेकिन वो वाई एक्सेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी ये कॉस्ट दिखा रहा है 0, ये 12 कॉस्ट हो गई। इस वाली एक्सेस को टच करें मतलब ये वाला चीज 0 है, कॉस्ट इज 0,
अगर वो इस एक्सेस को टच करे तो यहाँ देखो 0 से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको इधर बनाऊं इस तरीके से, वेट, अगर ये ऐसे बनता, ऐसे करके लाइक दिस, तो आप क्या कहते हैं 0 1 2 3 4, 1 आउटपुट पे गिरता जा रहा है, जैसे ये सपोजिंगली यहाँ पर 0 वाले आउटपुट पे तो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट जा रहा है। 1 वाले आउटपुट पे ये है आपका 12, 2 वाले आउटपुट पे ये सीधा सीधा जा रहा है ऐसे, इट इज 8, देन इट इज 5, और उसके बाद 4th आउटपुट पे इट इज 0, ऐसे दिखता है ये ASC सपोजिंगली। 4th आउटपुट पे 0 हो गया, लेकिन इट विल नेवर टच एक्सेस, वो घुमाकर ऐसे आ जाता है, ठीक है, इट विल नेवर टच एक्सेस, वो घुमाकर ऐसे आ जाता है। समझ में आया टच एक्सेस वाला? मुझे लगा काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मैम ऊपर तो एक्सेस टच हुआ है तो वो 0 तो नहीं हो, तो 12 है, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे कॉस्ट दिखा रहा है, कॉस्ट से टच हो रहा है। 0 यहाँ पे आउटपुट है, दूसरा वाला एक्सेस 0 है, 0 यहाँ पे आउटपुट है, तो 0 आउटपुट पे 12 कॉस्ट है। यहाँ पर क्या है कि वो बेसिकली 0 अगर वो इधर दिखाता है तो मतलब 4 आउटपुट पे 0 कॉस्ट है, ये कॉस्ट दिखा रहा है ना, दैट्स व्हाई। ग्राफ को थोड़ा सा रीड करना शुरू करो। तो वो क्या कह रहा है, इट विल नेवर टच एक्सेस। बाकी अगर इतना गहराई में नहीं जाना है तो सिंपल जो मैंने आपको जैसे समझा रही हूँ बस उतना ही समझ लो कि बेसिकली इट विल नेवर टच एक्सेस। व्हाई इट विल नेवर टच एक्सेस? क्योंकि ASC कभी भी 0 नहीं होगा। एक्सेस यहाँ पर एक्स एक्सेस की बात करी जा रही है कि इट विल नेवर टच एक्स एक्सेस, क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं होगा। व्हाई? ये इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर कभी 0 नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर 0 हो जाए तो क्या होगा, ASC 0 हो गया तो TFC अपॉन Q 0, यानी TFC 0। TFC कभी 0 होता है? कभी भी नहीं होता है। TFC कैन नेवर बी 0, तो दैट्स व्हाई ASC कैन नेवर बी 0, सो इट विल नेवर टच एक्सेस, दैट्स व्हाई इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, ASC का कर लिया कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कि उसके अंदर का कहाँ गया, ओके डिलीट कर दिया, तो उसके नीचे का जो एरिया होता है रेक्टेंगल्स का वो सेम रहता है। AVC की बात करी गई। AVC में क्या है कि शुरू में थोड़ा थोड़ा गिरता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट होकर बढ़ता है, सो इट इज यू शेप एंड सिमिलर विद AC, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा गिरता है क्योंकि ASC की वजह से, तो ये प्रॉपर यू शेप हमारा आता है। फिर इनका हमने रिलेशन देखा, रिलेशन के अंदर क्या देखा, ASC बना दिया, AVC बना दिया, AC बना दिया। AC हमेशा ऊपर लाई करता है AVC के, बिकॉज इट इज समेशन ऑफ बोथ द टू, तो ऊपर लाई करेगा ना, दोनों का सम है, तो इट लाई अबव। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट जो होता है AVC का वो पहले आ जाता है, दिख भी रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा ही गिरता है, तो मिनिमम पॉइंट AVC का पहले आ जाता है, और ये ज्यादा गिरता है। क्यों ज्यादा गिरता है? ASC की वजह से, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। Why? Because at this point, at point B, AC is still falling. AC अभी फिर भी fall कर रहा है। क्यों fall कर रहा है? Due to falling ASC. Because at this point अभी AC और ज्यादा fall कर रहा है क्योंकि ASC भी गिर रहा है। That's why. ठीक है, so minimum point of AVC, average variable cost का minimum point पहले आ जाता है as compared to average cost, क्योंकि एवरेज कॉस्ट अभी और गिर रहा है ड्यू टू एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, दैट्स व्हाई। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इन दोनों का जो गैप है, एवरेज कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो गैप है वो ग्रेजुअली कम होता रहता है। क्यों कम होता रहता है? बिकॉज गैप क्या है इनका, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती चली जा रही है तो इनका गैप कम होता जा रहा है, लेकिन कभी मीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गैप क्या है इनका, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी 0 होता है? नहीं होता, सो दे विल नेवर मीट। ठीक है, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। ये इसका बेसिकली रिलेशनशिप था जो हमने करा। एक बार इसको रिवाइज करो, खुद से पढ़ो, लर्न करो, उसके बाद हम इस पे बेस्ड असाइनमेंट्स करेंगे, तब ज्यादा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टेटमेंट वाइज, लेकिन होपफुली मैंने आपके सारे लॉजिक्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड 2 डायग्राम्स है वो ये है। एक तो ये 0 से शुरू क्यों नहीं होता है, क्योंकि TFC के इक्वल है 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे, एस शेप, इन्वर्टेड एस शेप होता है, TVC की शेप ले ली, दोनों का गैप कांस्टेंट रहता है फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिर इन तीनों का रिलेशन ये अबव लाई क्यों करता है, क्योंकि इन दोनों के सम की वजह से। इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है एवरेज कॉस्ट के मुकाबले। क्यों? एवरेज कॉस्ट अभी इस वाले पॉइंट पे इट इज स्टिल फॉलोइंग,
क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का गैप, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का गैप कब होता रहता है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल कर रहा है एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ गैप बिटवीन द टू कर्व्स। इन दोनों कर्व्स के बीच का गैप क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और वो गिरता जा रहा है, सो दैट्स व्हाई इनका गैप कम होता जा रहा है। लेकिन आपस में मीट नहीं करेंगे, कभी टकराएंगे नहीं, क्योंकि इनका गैप कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट चैप्टर। आई गेस वी हैव कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर एंड नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। सो इसको पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी नेक्स्ट क्लास देखना, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो, मॉड्यूल में से अच्छे से याद करो, जो भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी, और ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।